वेलकम यू इन अनदर वीडियो। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये पर्यावरण से संबंधित बहुत ही बड़ा, बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आज के अगर पर्यावरण के मुद्दे की बात करें तो आज के इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक है जो आज के पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसका अच्छे से अगर हम सही से अच्छे तरीके से इसको अगर रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो हम पर्यावरण को जिस परिस्थिति में पर्यावरण की परिस्थिति स्थितियाँ हैं उस हिसाब से उसको वापस अच्छी परिस्थितियों में लाया जा सकता है। तो आज हम उसी एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव देखिए क्या होता है। आपने सुना होगा ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में, सुना होगा ग्रीन हाउस गैसों के बारे में, सुना होगा ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी परिघटना है जो पौधघर का क्या मतलब होता है। पौधघर मतलब आपने देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं, प्लांटेशन किया जाता है तो उनके लिए एक आपने सुना होगा कि आपने एक पॉलन हाउस होता है, जो पौधघर होता है जहाँ पर प्लांट पॉलिनेशन जब या आपके बात करें जो प्लांटेशन किया जाता है, पौधघर की बात करें जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। जो आपने देखा होगा ग्रीन हाउस होता है, आपने देखा होगा कि कई बार प्लांटेशन किया जाता है तो एक ग्रीन कलर का एक आपने पूरा कवर से उसको अटैच कर दिया जाता है, ग्रीन कवर से उसको ढक दिया जाता है, एक पूरा एक पॉली हाउस जिसको बोलते हैं। तो ये जो पौधघर होता है उसमें बेसिकली देखो क्या होता है कि उसमें होता क्या है कि इसमें एक छोटा सा ग्लास, एक घर जैसा होता है, एक छोटा सा ग्लास होता है, एक टैम एक आप ट्रांसपेरेंट कह सकते हो आप उसको, जिसके अंदर पूरे के अंदर आपके जो पौधघर के अंदर क्या किया जाता है, आपके पौधों को लगाया जाता है जिसका उपयोग शीत ऋतु में पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली इसका उपयोग कहाँ होता है, आपके जो शीत ऋतु होती है उसके अंदर क्या किया जाता है। तो ये एक छोटा ग्लास का घर जैसा होता है जिसका उपयोग खासकर शीत ऋतु के अंदर किया जाता है। बेसिकली इसका उपयोग कहाँ होता है, बेसिकली शीत ऋतु के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये ग्लास पैनल प्रकाश को अंदर आने देता है। ये बेसिक क्या होता है उसमें देखिए, मैं इसको एक डायग्राम से भी आगे समझाऊंगा कि ये क्या करता है, सनलाइट जो होती है उसको अंदर एंटर करता है, यानी कि अंदर आने देता है, प्रवेश कराता है सनलाइट को। लेकिन जो इसके बाद जो टेम्परेचर जो अंदर बन जाता है, जो भी सनलाइट जो होती है वो उस ग्लास के अंदर, जो ग्रीन हाउस पैनल हाउस होता है उसके अंदर आ तो जाता है, लेकिन जो अंदर का जो टेम्परेचर बन जाता है उसको फिर बाहर नहीं निकालने देता वो। तो इसकी वजह से इस तरह से जो अंदर का जो पूरा का जब ज़्यादा जो हीट अंदर आएगी, सनलाइट अंदर आएगी तो अंदर तो प्रवेश कर जाएगा लेकिन वो बाहर नहीं जा पाएगी, और जब बाहर नहीं जा पाएगी तो क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो पूरा का पूरा जो पौधा घर होता है, जो ग्रीन हाउस होता है अंदर का, पूरा तरीके से गर्म हो जाता है। और इसके लिए ऐसा होता बेसिकली जैसे कि हम कोई, जैसे कि बहुत धूप हो रही हो, बाहर कोई गाड़ी पड़ी हो या कोई बाइक पड़ा और उसकी जब ज़्यादा धूप होती है तो उसके पूरा कितना गर्म हो जाता है अंदर, पूरा कितना हीट गेन कर लेता है, कितना गर्म हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार इस ग्रीन हाउस में भी क्या होता है, सनलाइट अंदर एंटर करती है लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती, वो अंदर ही रहती है। और अंदर रहने के कारण जो भी प्लांट्स का जो प्लांट जितने भी प्लांटेशन किया हुआ होता है अंदर, जितना भी जो प्लांट जो पौध घर होता है उस पूरे के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो मैं इसको एक अच्छे से डायग्राम से भी समझाता हूँ। देखिए ये डायग्राम है आपके सामने। अब इस डायग्राम में देखिए क्या है कि अब देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, आपके बात करें तो ये देखिए ये आपका सूर्य है। अब ध्यान से देखिए ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये आपका मान लीजिए ये आपका ग्रीन हाउस है, ये पूरा ये ग्रीन हाउस है। अब ये मान लो ये ग्रीन हाउस की बात करें, यहाँ पर ग्रीन हाउस से ज़्यादा देखो यहाँ पर, तो ये आपका जैसे कि यहाँ पर ग्रीन हाउस ना लेके यहाँ पर इसको वायुमंडल लेते हैं, एटमॉस्फेयर है आपका, वायु का मंडल है, यानी जो आपके गैसों का मिश्रण होता है जिसको हम वायुमंडल बोलते हैं। तो ये आपका एटमॉस्फेयर है बाहर वाला, ये देखिए। अब यहाँ से सनलाइट आपके वायुमंडल के अंदर आ रही है, ये देखिए आपकी जो सनलाइट है ये अंदर वायुमंडल के अंदर आ रही है। अब आ रही है तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही बाहरी वायुमंडल पर सनलाइट आती है तो देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि अब अधिक क्वांटिटी में आएगी तो जरूरी नहीं कि सारी की सारी सनलाइट वापस आपके बाहर निकलेगी। इसमें से कुछ सनलाइट बाहर निकल जाती है, बाकी देखो ये क्या करती है, उसको ऑब्जर्व करती है, अवशोषित कर लेती है। तो क्या लिखा, ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से दीर्घ तरंगें विकिरण अवशोषित करती है। जो ग्रीन हाउस गैसें होती है, जब हम आगे भी डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे इस वायुमंडल के अंदर, तो वो क्या करती है, सनलाइट को बहुत ज़्यादा अवशोषित करती है, बहुत ज़्यादा अवरत करती
क्या करती है आपके अवशोषित करती है और फिर क्या करती है रिलीज करती है। कहाँ पर रिलीज होती है आपकी पृथ्वी के ऊपर क्या करती है उसको रिलीज करती है। और ये जो साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि आपके ये साइकिल कुछ समय के लिए चलेगा फिर खत्म हो जाएगा, कंटिन्यूसली चलता रहता है कंटिन्यूसली। तो पृथ्वी के ऊपर क्या करता है उसको पृथ्वी की सतह पर उत्सर्जित करने या तो दीर्घ तरंग विकिरण शेष नहीं रह जाता है। तो होता क्या बेसिकली जब ज़्यादा अवशोषित करता है जो भी पृथ्वी क्या करती है जब ज़्यादा अवशोषित करती है तो वो उत्सर्जित नहीं कर पाती, क्योंकि बेसिकली क्या होता है हाई वेव तरंगे होती है और हाई वेव तरंगे होती है तो वो क्या करती है इस पृथ्वी की ओर उत्सर्जित, लेकिन फिर पृथ्वी क्या करती है उसको उत्सर्जित करती ही नहीं है क्योंकि इतनी बचती ही नहीं है। बेसिकली क्या होता है आपको पता है कि प्लांट होते हैं पृथ्वी के ऊपर, प्लांट होते हैं जो प्लांट क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। वो क्या करते हैं बेसिकली प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज ग्रहण करते हैं। तो अगर प्लांट पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा हो जाती, अगर अगर इस पृथ्वी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है अगर प्लांट नहीं होते, क्यों? क्योंकि प्लांट क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा ग्रहण करते हैं अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए। और ग्रीन हाउस गैसों के अंदर सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो भी किसकी होती है आपके कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, CO2 जो सबसे ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं प्लांट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इस नेचर को बनाए रखने के लिए। अगर ये प्लांट नहीं हो तो आप अनुमान लगाइए कि इस CO2 की मात्रा कितनी बढ़ जाएगी प्लांट और कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका। तो ये इसके अंदर इस चित्र के अंदर इसके यहाँ पर दे रखा है। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे क्या है देखिए अगली साइड में कि होता क्या, देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो इसमें होता क्या बेसिकली कि आपके ये क्या करती है सतह को और वायुमंडल को बहुत गर्म करती है, क्योंकि वो क्या करेगा जब ज़्यादा हाई वेव तरंगों को ऑब्जर्व करेगा लेकिन रिलीज नहीं करेगा, उत्सर्जित नहीं करेगा, तो फिर वो क्या होगी वायुमंडल बहुत गर्म हो जाएगा। और ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगा तो पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 15 डिग्री के बजाय -18 डिग्री हो जाएगा। अब अगर देखो अगर ये ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं हो तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली ये जो टेम्परेचर होता है 15 डिग्री, जो 15 डिग्री बेसिकली वो क्या होता है, अब अगर मान लो बहुत ठंडा हो गया, मान 18 डिग्री हो गया तो ग्रीन हाउस प्रभाव जरूरी भी है। लेकिन इतना भी वो बेसिकली क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव उस कंडीशन के अंदर इतनी अगर वो बात करें तो इसके अंदर अगर नहीं होगा तो इस पृथ्वी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा -18, -18 का मतलब बहुत ठंडा हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने की जरूरी है कि वायुमंडल में पहुंचने वाली सूर्य की किरणों का क्या होता है। देखो पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण का लगभग 1/4 भाग बादलों और गैसों में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो भी आपके पृथ्वी पर जो भी सौर लाइट आती है, सनलाइट वगैरह होती है, वो क्या करती है उसमें से कई सारे जो क्या करती है आपके क्लाउड्स बना लेती है, बादल बना लेती है। इसके अलावा गैसों के अंदर चेंज हो जाती है, गैस जो गैस जितनी भी गैसेज वगैरह वायुमंडल के अंदर जितनी भी गैसें हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह और भी सारी गैसें हैं, तो ये क्या करती है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। और कुछ चौथाई भाग होता है वो वायुमंडल गैसों का अवशोषित करता है। तो बाकी कुछ गैसें क्या करती है, जो एटमॉस्फेयर होता है आपका वायुमंडल होता है वो क्या करता है उसको अवशोषित करता है। इसके अलावा सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर पड़ता है और इसे गर्म करता है। इसका इंफ्रारेड रेडिएशन कुछ परावर्तित होकर लौट जाता है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक पिछले चित्र बताया होगा तो यहाँ पर मैं फिर से बता दूं कि उसके अंदर आपने देखा होगा कि कुछ किरणें होती है वापस क्या करती है उत्सर्जित हो जाती है। पृथ्वी की सतह पर अंतरिक्ष में अवरत विकिरण के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित करती है, लेकिन इसका केवल बहुत छोटा भाग ही क्या करता है अंतरिक्ष में जाता है। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि हमने बताया कि यहाँ पर जो हाई वेव तरंगे होती है सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को जो अवशोषित करते हैं, तो उसमें से कुछ किरणें क्या होती है वो उत्सर्जित होती है। अधिक कुछ आध जरूरी नहीं कि पूरी होती है, मैंने अभी बताया कि कुछ में से कुछ आध क्या करती है रिलीज होती है उसके अंदर से। तो ये क्या करती है आपके अगर ग्रीन हाउस नहीं होगा, देखो ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो बात करें तो एक पर्यावरण के लिए बहुत ही तो मुश्किल समस्या एक और जो ग्लोबल वार्मिंग भी है वो भी एक अलग टॉपिक पर हम कभी डिस्कस करेंगे। तो ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ही उस कंडीशन के लिए क्या करता है आपके इफेक्टिव काम करता है। फिर बात करते हैं अगले, देखिए यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर तो इसमें क्या है कि अगर हम बात करें इसके अंदर देखो अब मैंने बात करता हूँ कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस जो होती है ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती है। कई बार ये बेसिकली सवाल पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसें होती है, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें होती है और किसको ग्रीन हाउस गैसों में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर देखो मैंने अभी एक तो गैस बताई थी आपको कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो वायुमंडलीय गैसों की बात करें तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मैथेन आती है, जलवाष्प आता है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, ये अवशोषित करती है। तो वायुमंडल क्या करती है इन सारी गैसों को क्या करती है ऑब्जर्व करती है, आपके अवशोषित करती है। और इन गैसों के अणु जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो क्या करते हैं ऊर्जा विकिरित करते हैं। तो मैंने बताया ना कि जो भी ग्रीन हाउस प्रभाव में जो भी गैसें होती है वो क्या करती है ऊर्जा आप
फ्लो करती है या आपके एक्सीलरेट करती है, उत्सर्जित करती है। इसका अधिकांश भाग पृथ्वी की सतह पर पुनः आ जाता है और फिर से गर्म हो जाता है। यह चक्र अनेक बार होता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह में निम्नतर वायुमंडल गर्म होता है और आमतौर पर इसको ग्रीन हाउस गैसें कहा जाती है। तो जितनी भी ये ऊपर दे रखी है वो सारी की सारी आपके क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें मैं फिर से नाम बता दूं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, आपका मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। तो CFC भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान में रखना है। ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह पर ताप काफ़ी बढ़ रहा है। अब देखो ये आ गया ना यहाँ पर कि ग्रीन हाउस गैसों का स्तर में क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। अब ग्रीन हाउस गैसें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ग्रीन हाउस गैसें जब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो पृथ्वी का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और पृथ्वी का ताप इतना बढ़ रहा है कि उष्णता उत्पन्न हो रही है। उष्णता का मतलब वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, यानी कि ग्लोबल को पूरे विश्व का जो धरातल है, जो पूरा विश्व है, उसके अंदर क्या हो रही है, उसके अंदर क्या हो रही है, उसकी वृद्धि हो रही है। आपके पृथ्वी के तापमान में 0.6 डिग्री की सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हुई। इससे अधिकतर वृद्धि पिछले 3 दशकों में, यानी 30 सालों के अंदर, 3 दशक की बात करें तो पिछले 30 सालों के अंदर इतनी वृद्धि हो गई आपके तापमान की, इतना टेम्परेचर बढ़ गया है। ये एक अनुमान लगा रहा है कि 2100, अभी 2025 चल रहा है, 2100 तक बात करें तो ये टेम्परेचर देखो 0.6 है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 1.4 से 5.8 डिग्री बढ़ जाएगा। तो देखिए इतना सारा टेम्परेचर, ये ग्रीन हाउस गैसें जितनी सारी जो है वो उससे क्या कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को भी कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। आपके विश्व का जो ताप है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इस विश्व के ताप बढ़ने से आपने देखा होगा आज ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज के पर्यावरण के लिए, जिससे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है और जो भी ध्रुवीय क्षेत्रों पर जो पाए जाने वाले शहर वगैरह वो उस पिघलते हुए बर्फ़ से जो पानी जो बन रहा है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, समुद्र के पानी का लेवल बढ़ रहा है, जिससे वो जो आसपास के एरिया उसके अंदर समाए जा रहे हैं। तो देखो वैज्ञानिक साइंटिस्ट का मानना है कि तापमान में वृद्धि से पर्यावरण को बड़ा हानि है। देखिए मैंने बताया ना, मैंने शुरुआत में भी इसके बारे में बताई थी कि ये जो पर्यावरण के अंदर जो आपकी जो वृद्धि हो रही है आपके इस तापमान से, बड़ी परिवर्तन से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि होने है, जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप देखो ये आ गया ना ध्रुवीय क्षेत्र, देखो ध्रुवीय क्षेत्र और टापू वाली जगह हिमालय की चौथाई का पिघलना बढ़ रहा है। देखो मैंने बताया अभी कि जो ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर जो शहर बसे हुए हैं, जो एरिया बसे हुए हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रही है, पानी बन रहा है और जल स्तर बढ़ रहा है समुद्र का, या जल स्तर जब बढ़ेगा तो आसपास का एरिया पूरा इसके अंदर डूबने की आशंका पूरी है। इससे समुद्र तल देखो आ गया, समुद्र तल स्तर बढ़ेगा और समुद्र तल में जलमग्न हो जाएगा। तो देखो जो मैंने अभी बात बताई वही यहाँ पर लिखी हुई है कि समुद्र तल का स्तर बढ़ जाएगा, समुद्र तल का स्तर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, आपके मुश्किलें बढ़ेगी तो उससे होगा क्या कि जो आसपास के जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ठंडे क्षेत्र है, वो सारे पानी के अंदर समा जाएंगे। तो इसको बोलते हैं वैश्विक उष्णता, यानी कि मैंने बताया ना अभी ग्लोबल वार्मिंग, आपके ग्लोबल वार्मिंग ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ये समस्या शुरू हो जाएगी। तो इस हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही आज के पर्यावरण के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। अगर पर्यावरण के सीरियस लिया जाना बहुत ज़रूरी है। आज विश्व का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, हानिकारक गैसों का स्तर बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे ये काफ़ी ग्लोबल को खराब कर रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो ये देखो यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ दे रखा है जहाँ पर मैंने देखो ये सबसे अधिक मात्रा में आपके कार्बन डाइऑक्साइड 60% है, फिर आपके मैथेन जो CH4 गैस होती है जो 20% है, CFC जो मैं बताया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%, नाइट्रस ऑक्साइड और आपके जलवाष्प भी इसके अंदर है। तो ये आप ग्राफ के अंदर सारी ये गैसें कौन सी आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। फिर बात करें आगे तो ये देखिए ये ग्राफ मैंने बता दिया वैसे। तो ये इस ग्राफ के अंदर ये सारी की सारी यहाँ पर आपके जो भी गैसें हैं, देखो मैं फिर से बता देता हूँ, आपका CO2 सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर 60% दे रखा है। पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता यानी कि पूरे विश्व के ताप को के लिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस से योगदान रहा है इसके अंदर, ये यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन है आपका, CH4 जिसको बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये देखो इसका पूरा नाम होता है फ्लोरो और कार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड N2 और आपके जलवाष्प की भी मात्रा होती है। तो ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान में रखना। अगर आपसे ग्रीन हाउस गैस से पूछी जाए तो ये सब ध्यान रखने, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, जलवाष्प वगैरह, ये सब ग्रीन हाउस गैसें बनाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, अब मैंने बताया कि आपके अवशोषित हो रही है, पृथ्वी
किरणों को अवशोषित करना है, कुछ मात्रा में उत्सर्जित हो रही है, लेकिन सारी उत्सर्जित नहीं हो रही है। और सारी उत्सर्जित नहीं हो रही तो वायुमंडल में कौन सी गैस का स्तर बढ़ रहा है? ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बढ़ रहा है। और वो ग्रीन हाउस गैसें फिर क्या कर रही है? आपके उष्णता को बढ़ा रही है। वायुमंडल के अंदर गैसों का स्तर बढ़ेगा तो विश्व का ताप बढ़ रहा है, और विश्व का ताप बढ़ेगा तो इससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या और बढ़ेगी। तो इसके लिए हमें अपने पर्यावरण पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यावरणीय मुद्दा है। आज विश्व के अंदर कई सारे देश जो है इस साथ मिलकर इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पर काम कर रहे हैं, ताकि इसके स्तर को कैसे कम किया जा सके, कैसे CO2 के लेवल को कम किया जा सके, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम किया जा सके, कैसे प्रदूषण को कम किया जा सके, पॉल्यूशन को कम किया जा सके, ताकि पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने आज के इस वीडियो के अंदर कुछ एक अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैंने बात की है। अगली बार हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक चर्चा करेंगे, उसको लेकर आएंगे। तो आज हमने इसी पर चर्चा की है, तो इसको अच्छे से आपको रीड करना, अंडरस्टैंड करना कि भाई ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस पर क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इससे क्या प्रभाव हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें वीडियो में बताई। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी, टॉपिक्स, जो जानकारी मैंने टॉपिक्स में बताई बड़ी इंपॉर्टेंट लगी होगी, बड़ी आपके लिए ज़रूरी साबित हुई होगी। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अपने एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।